हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मार्लो मिंटो सुधार के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। चलिए आइए देख लेते हैं क्या है मार्ले चलिए थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, मार्ले मिंटो सुधार, ये तो दो नाम है। मार्ले ये भी एक नाम है और ये भी एक नाम है। मार्ले उस समय कौन थे? मार्ले उस समय भारत सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव थे। और मिंटो कौन थे? मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। ये बात हम कब की कर रहे हैं? ये बात हम 1909 की कर रहे हैं। कब की कर रहे हैं? 1909 की बात कर रहा हूं। 1909 की बात कर रहा हूं। ठीक है। मार्ले कौन थे? ये उस समय भारत सचिव थे। ठीक है। और मिंटो कौन थे? ये उस समय भारत के वायसराय कौन थे? मुद्दा क्या था जिस मुद्दे पे इन लोगों ने बात किया? मुद्दा ये था कि उस समय जो मार्लो मिंटो सुधार के तहत जो 1892 में जो अधिनियम बनाया गया था, उसी अधिनियम की जांच करने के लिए यहाँ पे इनको भेजा गया। ठीक। लेकिन जब 1909 में 1892 की अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए, ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार लाया गया। मार्लो मिंटो सुधार के तहत ही उस समय बढ़ रहे उग्रवादी या राष्ट्रवादी, ठीक, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनका भी मार्लो मिंटो एक सुझाव था, उसके तहत इसका पूर्ण रूप से सामना करना था। मार्लो मिंटो का यह भी एक सुझाव था कि जो भारत में इस समय नरम दल के जो नेता थे, इनको किसी तरीके से अंग्रेज के पक्ष में करना, यह भी मार्लो मिंटो सुधार के तहत किया गया था। लेकिन अंदर अंदर अंग्रेजों का जो एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो यहाँ पे रह रहे जो मुसलमान लोग थे, उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना, ये भी मार्लो मिंटो सुधार के तहत ही किया गया है। ठीक है। लेकिन अंग्रेजों का जो अंदर अंदर जो बात थी, पृथक निर्वाचक मंडल उपलब्ध कराना, प्रदान करना, ठीक, उसके बाद जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, और जो अंग्रेजी नीति थी उसको कालांतर में भारत का जो विभाजन हुआ 1947 में, इसी नींव पे ही टिकी हुई थी। ठीक है। किस नींव पे? यही मुसलमानों के पृथक निर्वाचन पद्धति पे। लेकिन 1909 में जब लाहौर कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ, तो लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हीं सारे मुद्दों का जोरदार विरोध किया गया। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम थे, ठीक, जो कट्टरपंथी मुसलमान थे, वो अंदर अंदर से अंग्रेजों का समर्थक भी कर रहे थे। तो यही था मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार के तहत इतनी चीजें हुई थी। चलिए आइए नोट कर लेते हैं। घटना कब की है? सन 1909 की। भारत सचिव, भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव मार्ले। ठीक है। और मिंटो कौन थे?
मिंटो थी। ठीक है। उद्देश्य क्या था? चलिए लिख लेते हैं। 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का सामना करना और गरम दल को नरम दल को अपने पक्ष में करना। अपने पक्ष में करना, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या है। ठीक है। लेकिन इनका गहरा उद्देश्य मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करना। ठीक है, यह भी पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। इसी में कुछ और पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जैसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, यह भी मान लो मिंटो सुधार के तहत कहा गया था। ठीक है। यही सारी नीतियां भारत के विभाजन का कारण बनी थी।
1909 के कांग्रेस अधिवेशन। इन सभी का जोरदार विरोध किया गया। लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमान इसका समर्थन भी किया। ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार के तहत आपसे इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये देखना है कि आपके एग्जाम के बेस से इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनेगा कि मार्लो मिंटो सुधार कब लागू हुआ था। ठीक, मार्लो मिंटो जो सुधार था या 1909 में। दूसरा बात पूछा जाएगा आपसे कि भारत सचिव उस समय कौन थे, तो भारत सचिव उस समय मार्लो थे। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वायसराय के समय में हुआ, तो लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। ठीक, बाकी उद्देश्य में ये इतनी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इतना ही हो गया। चलिए आइए आगे पॉइंट देख लेते। छोटे छोटे पॉइंट है जो याद करना, दिमाग में याद रखना ये जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप कर लिए जाते हैं। ठीक है, मिटा दिया जाए। ओके, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अगला पॉइंट क्या आएगा। अगला पॉइंट आएगा राजद्रोह सभा अधिनियम। क्या आएगा, राजद्रोह सभा अधिनियम की बात करने हम जा रहे हैं कि राजद्रोह सभा अधिनियम कानून जो है अंग्रेजों द्वारा क्यों बनाया गया था। ये भी मुद्दा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या मुद्दा होगा, राजद्रोह सभा अधिनियम। राजद्रोह सभा राजद्रोह सभा अधिनियम की बात कर लेते हैं। इसमें इस कानून को क्यों बनाना पड़ा, कि इस कानून को बनाने की जरूरत कब हुई। देखो, इस कानून को बनाने की जो जरूरत हुई, मार्लो मिंटो सुधार की जो कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अंग्रेजों के दिमाग में एक उपज सूझा। इन्होंने जो यहाँ पे बढ़ रहे लगातार क्रांतिकारियों के गतिविधियों के बारे में इन्होंने एक जायजा लिया। ठीक है, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने इनके दमन करने के लिए 1911 में एक राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया। राजद्रोह सभा अधिनियम के तहत ये कहा गया कि अब कोई भी सभा सरकार के खिलाफ ठीक नहीं कर सकता है, कोई भी संगठन जो है सरकार के खिलाफ नहीं बना सकता है, किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों को कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं कर सकता है, कोई भी पत्र पत्रिका अखबार बिना सरकार की इजाज़त से नहीं प्रकाशित किया जा सकता है,
क्योंकि अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला करके आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ये तो है राजद्रोह मुकदमा के बारे में, अधिनियम के बारे में। इसी राजद्रोह अधिनियम के तहत लाला लाजपत राय को और अजीत सिंह को, दोनों लोगों को गिरफ्तार करके इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि राजद्रोह अधिनियम क्या है। ठीक, राजद्रोह अधिनियम यही है कि अगर सरकार के खिलाफ अगर आप सभाएं बनाते हो, ठीक है, कमेटी बनाते हो, पत्र पत्रिका उनके खिलाफ प्रकाशित करते हो, तो आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला करके आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। यही था राजद्रोह सभा अधिनियम की बात करते हैं। कब करते हैं ये? 1911 की बात है। क्या है? सन 1911। प्रमुख नेता अजीत सिंह, और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। चलिए आइए बात कर लेते घटना के बारे में कि कौन सी घटना घटित हुई। घटना की बात कर लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार की घटनाएं ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार की घटनाएं बढ़ती गई और उग्रवाद और क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों के गतिविधियों को और राष्ट्रवादियों के गतिविधियों को गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से एक और, अब से अगर आपको सरकार के विरुद्ध सभाएं सरकार के विरुद्ध सभाएं
पत्र पत्रिकाएं सरकार के विरुद्ध सभाएं और पत्र पत्रिकाएं छापने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इसी सिलसिले में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को जेल भेजा गया। गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, बस इसमें आप लोग इतना ही लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस से इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1911 को। राष्ट्रद्रोह सभा अधिनियम के तहत किसको किसको गिरफ्तार किया गया था? तो राष्ट्रद्रोह अधिनियम के तहत लाला लाजपत राय को और अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्योंकि अब सरकार ने राष्ट्रद्रोह सभा अधिनियम के तहत कोई भी सभा और सभाएं करने, पत्र पत्रिका छापने के उसमें कठोर दंड प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए आइए मिटा देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? ठीक है, मिटा दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए आइए बात करने वाले हैं आज हम होम रूल आंदोलन के बारे में। होम रूल लीग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? होम रूल लीग के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए, जो ये होम रूल जो ये शब्द है, ठीक है, क्या जो ये होम रूल जो है ये शब्द है, इसको आयरलैंड से लिया गया है। ये आयरलैंड का शब्द है। क्या? होम रूल जो है ये आयरलैंड का शब्द है। पहली बार इस शब्द को आयरलैंड के जो एक नेता थे जिनका नाम था रेडमंड। क्या नाम था? रेडमंड। रेडमंड ने इस होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक है, रेडमंड आयरिश के नेता थे, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था। जिस समय इंग्लैंड में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, क्या? जिस समय इंग्लैंड में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, सारे उसी में व्यस्त थे, तभी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर देश में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया जीवन देने के लिए होम रूल लीग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। समझ गए यहां तक?
निर्णय लिया। बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार एनी बेसेंट से 5 महीने पहले पूना में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक से 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। तो आइए पहले हम तिलक के होम रूल लीग की बात करेंगे। किसकी? तिलक का होम रूल लीग। का तिलक का होम रूल लीग की बात हम करने जा रहे हैं। होम रूल लीग का जो प्रमुख उद्देश्य था, इसका ये मानना था कि हम जो है संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना चाहते हैं। किससे? ब्रिटिश साम्राज्य से। हम ब्रिटिश साम्राज्य से संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना चाहते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा और केसरी के माध्यम से, जो इनके पत्र थे, इनके माध्यम से इन्होंने अपने होम रूल लीग की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। होम रूल लीग तिलक ने पूरे भारत में नहीं फैलाया था। इनका जो होम रूल लीग था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र के अदर क्षेत्रों में इनका होम रूल लीग स्थापित किया था, संस्थाएं स्थापित हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। मध्य प्रांत में, बरार में, यहाँ सगल इन लोगों तिलक ने अपना होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। तिलक के अनुसार जो स्वराज से उनका तात्पर्य था, तिलक का, ठीक है, जो स्वराज से उनका एक तात्पर्य था, वो जो ब्रिटिश नौकरशाही की जगह, ब्रिटिश नौकरशाही की जगह वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के उत्तरदायी शासन चाहते थे। बस, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। आइए बात कर लेते हैं, तिलक का होम रूल लीग कब शुरू हुआ था? स्थापना 28 अप्रैल 1916। 28 अप्रैल 1916। स्थान कहाँ पे? पूना में, ठीक है। सन हो गया, स्थान हो गया। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह भी पूछा जाता है। प्रथम अध्यक्ष क्या नाम था? जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, अध्यक्ष भी हो गए। अब किसकी बात करेंगे? सचिव की बात करेंगे हम। ठीक है, तिलक के होम रूल लीग के जो सचिव थे उनका नाम था एनसी केलकर। एनसी केलकर हो गया, एनसी केलकर हो गया। अब किसकी बात करेंगे? इसके कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? ठीक है, कमेटी सदस्य
ठीक। तिलक के होम रूल लीग के जो कमेटी सदस्य थे उनका नाम था जीएस खापर्टे। जीएस खापर्टे, बीआर मुंजे, बीआर मुंजे। एक लोग और थे जिनका नाम था आरपी 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 करिंडीकर। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र की बात कर लेता हूं। प्रमुख क्षेत्र की बात कर लेता हूं, कहां कहां पे? कर्नाटक, ठीक, महाराष्ट्र, बरार, मध्य प्रांत। इतनी इतनी जगह पर तिलक के होम रूल का जो प्रचार प्रसार इन क्षेत्रों में हुआ। बाकी इन सारे क्षेत्रों को छोड़ करके एनी बेसेंट का होम रूल लीग प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उद्देश्य में क्या लिखेंगे? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के क्या था कि तिलक के होम रूल लीग का जो उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके सुशासन को प्राप्त करना। ठीक है, तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से ठीक, क्या तिलक ने अपने पत्र केसरी और मराठा के माध्यम से क्या मराठा और केसरी अवधारणा प्रस्तुत किया। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, बस एक ही पॉइंट है इसमें, यह है कि तिलक के अनुसार स्वराज से उनका तात्पर्य
तिलक के अनुसार उनका तात्पर्य, ठीक, तिलक के अनुसार उनका तात्पर्य ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ठीक, तिलक के अनुसार उनका तात्पर्य ब्रिटिश तिलक के अनुसार उनका स्वराज का तात्पर्य ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन था। बस आप लोग फैक्ट में इतना ही याद रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तिलक का होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो तिलक का जो होम रूल लीग आंदोलन है वो 28 अप्रैल 1916 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 28 अप्रैल 1916 को शुरू किया गया था। ठीक है, बस इतना ही आपके एग्जाम के बेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।